अक्सर कहा जाता है कि अगर अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो पास्ट को देखते हुए आप प्लानिंग करें प्रेजेंट में, और फ्यूचर में जो गोल को अचीव करना है उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन करें और एक अपना लक्ष्य सेट करके आगे बढ़ें। ठीक उसी क्रम में हम क्या करते हैं कि जब कोई एग्ज़ाम आता है तो हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम ध्यान न देके सिर्फ अपना थ्योरेटिकल तैयार करते हैं और अपने प्रैक्टिकल को देखते हुए एग्ज़ाम के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट जो प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसमें को प्रीवियस ईयर से ही उस पूरे एग्ज़ाम को पैटर्न का पता कर लेता है, ताकि आने वाले जो पैटर्न होंगे, जिस पैटर्न से क्वेश्चन तैयार होंगे, उस पैटर्न को पकड़ लेता है और उस पैटर्न को पकड़ के अपना प्रिपरेशन करता है और आगे अपना गोल अचीव कर लेता है। तो उसी को देखते हुए हमने कॉमर्स पेपर 2 के लिए यूनिट नंबर 7 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके एक 7 नंबर यूनिट जो है उसी को लिया है। और उसमें सबसे बेस्ट बात और मस्त बात ये है कि मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2012 से लेके 2024 पूरा तक का पूरा एमसीक्यू के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, ठीक वहाँ से जो क्वेश्चन पेपर में है वहीं से हमने उठा के यहाँ पे रखा है और उसको एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करते हुए उसका एनालिसिस विश्लेषण के साथ में आगे बढ़ेंगे। और जो भी टॉपिक को लगेगा, जो भी क्वेश्चन में हमें लगेगा कि इसको वीवीआई है, वहाँ पे हम ज़्यादा समझाने का काम करेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा बैंकिंग जो यूनिट है साथ पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और आपको ये फायदा होगा कि आप इस क्वेश्चन से आप पैटर्न का पता लगा सकते हैं कि इस यूनिट से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 12 वर्षों का अगर प्रश्न पत्र बना के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप और सभी लोगों से आगे निकल जाते हैं जो लोग केवल सिलेबस को देखते हुए प्रिपरेशन करके जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आगे क्या करते हैं कि एक एक प्रश्न जो है उनको बनाने का कोशिश करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं और बताते समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट न रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं कभी कभी क्या होते हैं कि सेम टू सेम मानी हु बहू आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हर यूनिट से कुछ ना कुछ बनते हैं, तो इस प्रकार से भी अगर प्रश्न आए तो आप सोल्व कर लें। अगर इसी ऑप्शन में से क्वेश्चन अगर सेट किया जाता है तो भी आप बना लें। चलिए, तो पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और इसको पढ़ने और समझने और समझाने का काम हम करते हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और बेस्ट से बेस्ट हो। चलिए, पहला जो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे चेंजेज आपको देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज। तो सबसे पहले यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 2012 जून का है, तो उस समय का ही क्वेश्चन है, उस समय के हिसाब को देखते हुए यह क्वेश्चन बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन लिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गोन डाउन, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गोन अप, सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंजेज मच, और लास्ट ऑप्शन है डी। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन, यह सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। खासकर हमारा जो इंडिया है वह प्राइमरी सेक्टर पर यानी कृषि पर आधारित यहाँ का इकोनॉमी है। तो यह कह रहा है कि देखने को मिल रहा है जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वह डाउन हुआ है, और सर्विस सेक्टर जो है कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ा हुआ है। तो सर्विस सेक्टर यानी कि आप जो देख सकते हैं, जो भी सर्विसेज हमें मिलती है मार्केट से, रेस्टोरेंट के माध्यम से, तो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट के सभी सर्विस में आते हैं, तो सही बात है कि कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ा है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो भी
मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, और जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब जितनी कंपनी से रिलेटेड काम हो गए वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा चेंजेज नहीं हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, और डी में लिख रहा है कि ऑल दी एबव। तो यहाँ पे आप ऑल दी एबव के साथ जा सकते हैं, जो कि ऑफिशियल आंसर की में भी दिया है, और सही रूप से इसको हम लोग सही भी कर सकते हैं प्रश्न के माध्यम से समझ के। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ब्रॉड मनी हैज टू सेंसिटाइज थ्रू, यानी कि जो मनी ब्रॉड रूप में सेंसिटाइज होता है, जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो उसको किससे किया जाता है, यानी कि जो ब्रॉड मनी है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है CRR, SLR, रेपो रेट, ऑल दी एबव। तो CRR यानी कैश रेशियो करके होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, और वहीं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो होता है। और यहाँ पे रेपो रेट होता है। रेपो रेट जो आरबीआई जो होती है अपने कमर्शियल बैंक को जो लोन देती है, वो रेपो रेट पे देती है। ठीक उसी प्रकार जो कैश रिजर्व रेशियो है वो कमर्शियल बैंक के पास में फिक्स किया गया रहता है कि आपको इतना कैश अपने पास ही रखने ही है। उसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताया गया है कि जो भी गोल्ड हो गया सिक्योरिटी के लिए जो रखते हैं, उसको इतना परसेंट आपको बैंक के पास में रखना है और इतना परसेंट आपको आरबीआई के पास में रखना है। ये आपको बता दिया जाता है, कमर्शियल बैंक को निर्देश दे दिया गया रहता है, उसी के माध्यम से पूरा ब्रॉड मनी का सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा 3 ऑप्शन है ABC, यहाँ पे तीनों का तीनों यहाँ पे आप सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है यह इम्पीरियल बैंक से है। इम्पीरियल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 27, 1921। अब देखिए, जो इम्पीरियल बैंक जो बना था वो बहुत पहले मतलब बना हुआ था। आपको स्वतंत्रता अभी प्राप्त नहीं हुआ था, इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय यह बैंक बना था। तो यह बताइए, प्रश्न में कहा गया था किनकी एडवाइस पे बनाया गया। तो यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो यह सब क्वेश्चन क्या होता है, प्रश्न के माध्यम से ही पता चल पाते हैं कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे आप JM किन्स देख रहे हैं, यहीं पे सही हो जाएगा। इन्होंने सलाह दिया था कि एक इम्पीरियल बैंक होना चाहिए, वह बैंक जो मनी से रिलेटेड कामों को देखिएगा। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग इवेंट अलाउंड, मतलब कि यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे अरेंज द इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि जो भी यहाँ पे बैंक हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वह एस्टेब्लिश कौन से कौन बैंक या इंस्टीट्यूशन कब आए थे उसके अनुसार सजाना है, यानी कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ों को देख लेंगे। तो सबसे पहला है अलाउिंग द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज एट द मार्केट रेट इन द करेंट अकाउंट, पहला ऑप्शन। दूसरा है नेशनल बैंक ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। तीसरा है एस्टेब्लिश्ड ऑफ IDBI। चौथा है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। और पांचवा है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक। अब ये बताना है कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है, एक सीक्वेंस में सजाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को जो मिला था, आप कहीं पढ़ेंगे नोट्स में या जो भी आपके पास की बुक होंगे उसमें देखेंगे, सबसे पहला 1964 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था IDBI के बाद में अगर देखा जाए तो LIC कहाँ पे, हाँ यहाँ पे LIC लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है क्या इसमें, नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हाँ वही है, वही लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। यह 1956 में आया था, 1956 में। एक एक करके हम समझ लेते हैं, फिर इसको सजा देंगे। उसके बाद कैपिटल एडुकेसी नॉर्म जो आया था बेसल कमेटी के द्वारा, वो आया था 1988 में, 1988 में आया था।
और जनरल इंश्योरेंस कब आया था, तो यह आया था 1972 में, 1972 में। इसको आप 1972 समझेंगे। और पहला जो है अलाउ किया गया करेंट अकाउंट में मार्केट रेट से रुपये को कन्वर्ट करने के लिए, यह कराया गया था 1994 में, 1994 में, यानी 994। अब देखिए, अब आपको बताने सबसे पहले कौन आया था इसमें। देखिए तो सबसे पहला जो आया था वह आया था आईडीबीआई। तो सबसे पहले आईडीबीआई आया था। आईडीबीआई कहीं दिख रहा है? 1956 नहीं, 1956 आएगा। 64 से पहले 56 आएगा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस आएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो और सब ऑप्शन में चौथा नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्न को अप्रोच करेंगे और समझेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए और आपको समझने के लिए भी। अगला प्रश्न, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑपरेशन बाई, यानी कि भारत में अगर आपको कमर्शियल बैंक खोलने हैं और उसको चलाने हैं तो आपको कौन लाइसेंस देता है, तो यह सीधा सा आंसर इसका आरबीआई बनेगा। क्योंकि भारत में जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड काम हो गया, मनी से काम हो गया, तो ये सभी के काम कौन देखता है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रोविजन ऑफ जनरल रिजर्व इन बैंकिंग कंपनीज आर मेड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी बनती हो वह किस एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो बैंकिंग की जो भी बैंक, कमर्शियल बैंक हो चाहे जो भी बैंक, डेवलपमेंट बैंक हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी बैंक, ई बैंकिंग हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, सभी के सभी आरबीआई के तहत बनाए जाते हैं। और उसमें जो एक्ट दिया गया है बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, उसके तहत बनाई दी जाती है। ठीक है, और आगे आगे आपको यह प्रश्न मर्चेंट बैंकर से है। लिखा हुआ विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू मर्चेंट बैंकर, यानी कि मर्चेंट बैंकर जो है इसमें से उसके हिसाब से सही नहीं है। तो मर्चेंट बैंकर जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है डिपॉजिट को, एडवांस लोन नहीं देता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो तीनों को छोड़ दीजिए, एडवांस लोन का काम करता है। तो यहाँ पे पब्लिक, इट कैन बी मैनेजर टू ए पब्लिक इशू, पब्लिक इशू के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और जबकि एक नहीं होगा, तीन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि रिजर्व बैंक और एक्सिम बैंक, आईडीबीआई बैंक, एडुकेसी, कैपिटल एडुकेसी को लिस्ट 1 में दिया गया है और लिस्ट 2 में कुछ इसके फंक्शन दिए गए हैं। तो इन दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले आरबीआई का फंक्शन क्या होता है उसको देख लेंगे, फिर एग्जिम बैंक का क्या होता है, सिडबी का क्या होता है, और कैपिटल एडुकेसी का क्या होता है। तो आरबीआई का जो फंक्शन होता है वह होता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। वो एसएलआर के माध्यम से, सीआरआर के माध्यम से, बैंक रेट के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। तो पहला जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर पे। एक्जिम बैंक जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फाइनेंसिंग काम को देखता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। सीडबी जो स्मॉल लेवल के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको देखता है, उनको फाइनेंस देने का काम करता है, तो इस हो जाएगा 2 नंबर का। और कैपिटल एडुकेसी मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए कुछ दायरे बनाए गए हैं जो देखने होते हैं, जिसमें आपको 3-4 तरह के एसेट को देखने मिलते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड। तो ये एडुकेसिव नॉर्म्स एक बनाए गए हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को देखने के लिए, तो आपको 4 नंबर पे हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा आप मिला लेंगे, पहला का
3। तो पहला का 3 आपको यहाँ पे डी पे मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। लिख रहा है कि वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग, यानी कि ई बैंकिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो हम सभी देखते हैं कि एटीएम जो है, एटीएम वो ई बैंकिंग के ही माध्यम से चलता है। ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश करके कुछ होता है, इसको हम देख लेते हैं। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ये भी आपके ई बैंकिंग का ही पार्ट होता है। यहाँ पे एसपीएनएस है। एसपीएनएस का मतलब होता है शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम, यानी कि आप जो भी काम करते हैं ई बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग चला पाते हैं या कहीं से कहीं रुपया ट्रांसफर कर पाते हैं, टोटल वो जो होता है आपको यहाँ पे शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से कर पाते हैं। लेकिन 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 डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ये ऑफलाइन काम है, आप ब्रांच में जाके करते हैं, ये आपका नहीं होगा। यानी कि आंसर आपका यही होगा जो कि बैंक में किया जाता है, ई बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है। अब सेकेंड पेपर, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी 2012 का हम देख रहे थे, तो 2012 में जून का पेपर था और ये दिसंबर का पेपर है। ये दिसंबर का पेपर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यह दिसंबर का पेपर है। चलिए, लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द पार्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एज पर, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुसार आप डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर रखते हैं तो कौन से गवर्नेंस एज पर रूल के अनुसार, तो आपको यहाँ सेबी देखने को मिल जाएगा। सेबी के माध्यम से रखा जाता है। उसके बाद है फिर देखिए पिछले प्रश्न में आप लिखे हुए थे क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई अब यहाँ पे दो ऑप्शन में रखा हुआ है, पहला का चौथा। कॉरपोरेट कंट्रोल, तो कॉरपोरेट कंट्रोल का काम होता है मिनिस्ट्री कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा, यानी कि बीके 1। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका यहीं से हो गया, यहीं से। आईपीओ कंट्रोल कौन सा करेगा, तो आईपीओ का कंट्रोल सेबी करेगा। सी का 3 हो गया, सी का दूसरा हो गया यूलिप कंट्रोल। यूलिप कंट्रोल को आप कौन देखिएगा, तो यह देखता है तीसरे नंबर पे आईआरडीए। ये आईआरडीए क्या होता है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिख रहा है कि व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट स्टार्टेड कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है वो स्टार्टेड नहीं किया गया। तो सीडबी जो है, सीडबी वो कमर्शियल बैंक के लिए नहीं स्टार्ट किया गया था, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, फाइनेंस के लिए बनाया गया था मात्र। ठीक है, अब आगे चलिए। ओटीपी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, यानी ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि ओटीपी का होता है फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, जो कि आजकल काफ़ी फेमस है। हर आदमी बिना कोई फ़ोन नंबर रखे हुए काम नहीं कर सकता। हर चीज़ के लिए ओटीपी आता है, उसको इंटर करने होते हैं, तो आगे के लिए प्रोसेस काम करता है। द पावर ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू इंडिया इज नाउ शिफ्ट टू, यानी कि जो पावर था कंट्रोलर का, कैपिटल का, वो किसके पास शिफ्ट हो गया, तो वो चला गया सेबी के पास में। आगे, द सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड्स ऑन, देखिए कह रहा है कि अगर ई बैंकिंग को सक्सेस बनाना है तो उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंट्स है। तो सबसे पहले हैं मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, रिस्क एंड सर्विलांस मैनेजमेंट होना चाहिए, अपडेटेड फ्लोवेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी सभी के सभी लीगल फ्रेमवर्क होनी चाहिए। यानी सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। व्हिच
ऑन द फ्लोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यानी मनी मार्केट के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें देखिएगा कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट, वारंट्स, ट्रेजरी, यहाँ पे आपको सभी के सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से मनी मार्केट का है, और एक ऐसा इसमें ऑप्शन में से जो है जो मनी मार्केट का नहीं है। तो कमर्शियल पेपर हो गया, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट करके इसको होल्ड करके थोड़ा रखते हैं, इसको अच्छे से समझाएंगे आपको, होल्ड करते हैं इसको, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। विच इज रिलेटेड विथ माइक्रो फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग बोल रहा है कि कौन सा है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है आपका वह है जो गांव में आप देखते होंगे कि महिलाएं जो होती हैं 50 रुपया 100 रुपये इकट्ठा करके अपने ग्रुप में किसी एक को सहायता करती है, फिर वो सभी इकट्ठा करके एक 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 करके लोगों को सहायता की जाती है जिसका पारी बनता है। तो यह होता है स्वयं सहायता समूह से। तो SH यानी स्वयं हेल्प ग्रुप, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह माइक्रो फाइनेंसिंग लेवल पे काम करता है। ठीक उसी तरह आगे के प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ भी क्रेडिट कंट्रोल का बात आ गया, इनकरेज क्रेडिट डिजायरेबल यूज, क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल का बात किया जा रहा है, बैंक रेट का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या रिजर्व बैंक करती है, तो वह CRR का उपयोग करती है, यानी कैश रिजर्व रेशियो का उपयोग करती है, जो कि आप यहाँ से देखिए तो यहीं पे मिला दीजिए। फिर इनकोरेज क्रेडिट डिजिटल यूज के लिए हम आगे इसको देख लेते हैं। और क्वांटिटी कंट्रोल के बात कर रहा है यहाँ पे, क्वांटिटी कंट्रोल। अब इसमें अब जब बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल की बात आती है, तो इसमें दो तरह के आ जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो एक क्वांटिटी कंट्रोल होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। तो क्वांटिटी में क्या होता है कि CRR हो गया, SLR हो गया, और बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, मार्जिनल स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया जाता है। तो यह सब क्वांटिटी के लिए आता है। तो इसमें क्वांटिटी के लिए हम लोग को देखना है तो वेरिएशन इन मार्जिन, मार्जिन की जब बात आएगी मार्जिन की, तो यह क्वांटिटी में आ जाएगी। क्वांटिटेटिव में देखिए यहाँ पे आपका है। वही बैंक रेट की बात की जा रही है, तो इसको पहले हम रखते हैं। और मान के चलिए कि हमको यहाँ पे ऑप्शन जो देख रहे हैं A और C हमको पता है, तो A का दूसरा होता है और C का तीसरा। तो इसी तरह अगर हमको पता नहीं है तो इस ऑप्शन के माध्यम से पहुंच के हम सही कर सकते हैं। अब देखिए बच्चा D नंबर, तो D का चौथा दिखा रहा है, यानी रीडिस्काउंटिंग रेट पर भी बैंक रेट काम करती है, सही है। उसके बाद है इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज। तो यह कंज्यूमर को क्रेडिट रेगुलेशन के तहत उसके क्रेडिट स्कोर को पता करके रेगुलेशन के माध्यम से ज़्यादा उसको इनकरेज करते हैं ताकि उसका क्रेडिट बना रहे और हमारा जो सर्विस है या जो भी कैश का जो मैनेजमेंट है वो होते रहे। ठीक है, आगे चलिए। आगे है यूज ऑफ पेपर मनी इज रिप्लेस्ड बाई प्लास्टिक मनी, द फ्यूचर विल सी द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग, RBI इज इनकरेजिंग ई बैंकिंग। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि पेपर मनी का यूज आने वाले दिनों में पूरा रिप्लेस्ड हो जाएगा प्लास्टिक मनी में, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी होंगे क्लियरेंस होगा पूरा सैटेलाइट के माध्यम से होंगे, सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से होंगे। ये भी सही है, और RBI इनकरेज भी कर रहा है ई बैंकिंग को। तो A और R दोनों के दोनों ट्रू है, यानी ऑप्शन D में दिया हुआ है A एंड R आर ट्रू। चलिए, कह रहा है कि विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी, यानी कि इसमें से कौन सा है जो फाइनेंस कंपनी नहीं है। तो सभी के सभी फाइनेंस कंपनी है, बस A वाला IRDA जो है
ये इंश्योरेंस के लिए काम करती है, फाइनेंस कंपनी नहीं है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज नॉट इंस्ट्रक्चर विथ द फंक्शन, यानी कि सेबी का काम इसमें से कौन सा नहीं है। तो इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन के रूप में सेबी काम करता है, फेयर प्रैक्टिसेस हो उसके लिए भी काम करता है, प्रोमेशन ऑफ इफेक्ट सर्विस, ब्रोकर इम्प्रूविंग द अर्निंग इक्विटी होल्डर। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी के लिए काम नहीं करता है। आप समझ सकते हैं, अपने से भी सिंपल प्रश्न था। अब आ गए हम 2013 में, जून का प्रश्न है। यह कह रहा है कि डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डिपोजिटरी एंड म्यूचुअल फंड अंडरटेकिंग, म्यूचुअल फंड का बात आ गया, तो यहाँ पे यह सेबी हो जाएगा। जो भी शेयर मार्केट का बात आएगा, म्यूचुअल फंड की बात आएगी, तो वहाँ पे सेबी आ जाएगा। और एनबीएफसी सोच रहे होंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एनबीएफसी आखिर है क्या। एनबीएफसी यह जो है खासकर फाइनेंस देती है, मतलब कि जो भी आप छोटे मोटे लोन लेते हैं उसके लिए फाइनेंस करती है। और यह जो रेगुलेशन जो है, कंपनी एक्ट जो 1956 है उसके रेगुलेशन पे आई थी, सभी बैंकों के लिए डीडी को एक्सेप्ट नहीं करती है। यह एनबीएफसी है, इसके बारे में आप अच्छा से जान जाइए, डीडी एक्सेप्ट नहीं करती है, डीडी एक्सेप्ट नहीं करती है, डीडी एक्सेप्ट नहीं करती है। और यह जो डिपोजिटर होता है, जो भी मनी का, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। एनबीएफसी कम अगर आप खोलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, कम से कम 200 करोड़ आपको रुपया होनी चाहिए, करोड़ नहीं लाख में, 200 लाख अगर आपके पास है तो आप इसको खोल सकते हैं। अब इसका काम यही है कि लोन कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के लिए काम करती है। एनबीएफसी का इतना ही जानिए। और आरबीआई के तो जानते हैं, बैंकों का बैंक आरबीआई है, भाई भारत सरकार की बैंक तो आरबीआई है। इस प्रकार से इस दोनों चीज़ों को हम जान गए, और इसका जो आंसर होगा सुपरविजन के लिए वह होगा म्यूचुअल फंड के लिए सेबी होगा। काफ़ी यहाँ पे बगल में आवाज़ हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, जब पढ़ना है पढ़ाना है तो अपने काम को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी। चलिए, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू ट्रेड, यानी कि नोटिस मनी जो होता है मार्केट के लिए, वह फॉलोइंग पार्टिसिपेशन अलाउड होते हैं ट्रेड में। यानी कि कॉल मनी हुआ, नोटिस हुआ मार्केट में के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट अलाउड हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, ट्रेड के लिए तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, ऑल बैंक प्राइमरी डीलर एंड म्यूचुअल फंड्स, ऑल कॉर्पोरेट, ओनली कॉमर्शियल बैंक। देखिए, ओनली कॉमर्शियल बैंक आगे सब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। मार्केट के लिए बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल बैंकर प्राइमरी डीलर एंड म्यूचुअल फंड। अब इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि मैच द आइटम फर्स्ट एंड मैच द आइटम लिस्ट टू, यानी कि लिस्ट टू से और लिस्ट वन में मैच करना है, लिस्ट वन से लिस्ट टू के माध्यम में जाएंगे। तो प्राइवेट ओनरशिप एंड इंटरप्राइजेज, फ्री इंटरप्राइजेज, तो जो प्राइवेट की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आप कैपिटलिज्म के साथ चल जाएंगे, यानी कैपिटल के पास आ जाइए। गवर्नमेंट ओनर एंड ओनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी, तो दोनों जो मिलकर बात काम करती है तो यह हो जाता है सोशलिज्म हो जाएगा। द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशू, तो यह सेकेंडरी मार्केट में होता है, यहाँ पे आ जाइए। और द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल की जब बात आ जाएगी तो यह हो जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट। इस तरह से आप यहाँ ऑप्शन में खोजेंगे तो पहला का बी
यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पर भी है। दूसरे का डी, दूसरे का डी, यहाँ पर भी है। तीसरे का ए, तीसरे का ए, बस यहीं पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई इंश्योर डेट बैंक्स ऑपरेट विद इन द सेट और नॉर्म्स बाई कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। यानी कि आरबीआई इंश्योर करता है बैंक को ऑपरेट करने के साथ साथ उसके नॉर्म्स को कंडक्ट करने में। तो कंडक्ट करने में ऑन साइट, जो सामने ऑन साइट पे काम करते हैं, और मॉनिटरिंग जो ऑफ साइट में काम करते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग का काम करता है। अंडर सेक्शन आ गया 37 बैंकिंग रेगुलेशन के लिए काम करता है। मेमोरेंडम और ऑर्डर ऑर्डर बी इशू बाय द हाई कोर्ट फॉर मिनिमम टोटल पीरियड। तो इसके लिए जो मेमोरेंडम रेगुलेशन के लिए रखा गया है कि हाई कोर्ट के इशू पे टोटल जो पीरियड होगा वो 6 मंथ के लिए रखा गया है। सब क्वेश्चन याद करने वाला चीज है। अब इस पे बताया गया है कि बॉन्ड और डिवेंचर इशू बाई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुड बियरर इंटरेस्ट नॉट लेस देन। तो बियरर जो होंगे कंपनी के सिक्योरिटाइजेशन के लिए, उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, और वो भी इतना से कम नहीं देना है। तो यह 1.5% होता है इसका ओवर द बैंकिंग रेट। जो बैंकिंग रेट होता है उससे 1.5% यानी कि 1.5%। अच्छा, अब यह बहुत अच्छा एक प्रश्न है। सेक्शन 131 है, उसमें दिया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है, एक्सटेंड टू प्रोटेक्शन के रूप में। तो यहाँ पे कलेक्टिंग बैंक हो गया, एडवाइसिंग बैंक हो गया, पेइंग बैंक हो गया, कन्फर्मिंग बैंक हो गया, ये सभी के सभी आपको देखने को मिलते हैं। जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कलेक्टिंग बैंक का क्या काम होता है, इसको जान लेते हैं। कलेक्टिंग बैंक जो होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में पेमेंट लेने में हेल्प करता है, और एक्सपोर्टर के जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगता है उसको वेरीफाई करने का काम करता है कौन, कलेक्टिंग बैंक। पेइंग बैंक जो होता है वह काम करता है कि जो बैंक चेक इशू की है या ड्राफ्ट इशू की है उसको पेमेंट कराना, यानी कि जमा राशि जो कराना, पे करना, जमा करना। एडवाइसिंग बैंक का काम होता है कि एक तरह से सलाह देना कि एक्सपोर्टर जो है, जो एक्सपोर्टर हैं उसके पास लेटर क्रेडिट है, और लेटर क्रेडिट के माध्यम से कोई इशू नहीं होगा, और उसको इंपोर्टर से लेके एक्सपोर्टर तक पहुंचाने और उसको सलाह देने का काम एडवाइसिंग बैंक करता है। कन्फर्मिंग बैंक है उसके बाद। कन्फर्मिंग बैंक का होता है कि अगर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कन्फर्म डील हो गया और इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट दे के अपना सामान ले लिया और इसको एक्सपोर्टर को सामान मैंने पैसा नहीं मिला, तो कन्फर्मिंग बैंक कहती है कि जो इंपोर्टर है उसके पास पर्याप्त धन है, वो आपको पैसा दे देगी। अगर नहीं देगी तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हम एक्सपोर्टर को हम पेमेंट करेंगे। तो यह गारंटी देने का कन्फर्मिंग बैंक काम करती है। और यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है निगोशिएबल इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है। तो एक कलेक्टिंग बैंक करता है, कलेक्टिंग बैंक प्रोटेक्ट करता है, दोनों के बीच में पेमेंट लेने का काम करता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हेल्पिंग डॉक्यूमेंट उनको बताने का, समझाने का काम करता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि when a customer by letter advise the bank not to honor pay a particular check, such letter is called। यानी कि जब एक बैंक कस्टमर को मना कर देता है उसके चेक को जमा करने से, यानी कहता है कि हम आपके चेक पे पैसा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वह चेक बाउंस हो जाता है, तो उसको बाउंस चेक कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बाउंस का कहीं भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसके अनुसार आपका जो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। मैंडेट हो गया कि आपको इतना
पैसा रखना है और आप यह अलाउ कर देते हैं कि हमारा जो बैंक है वो ऑटोमेटिक तरीके से, हमारा अकाउंट है उसमें से जो भी क्रेडिट डेबिट होते हैं ऑटोमेटिक तरीके से होते रहे। कैंसिल के लेटर का मतलब तो आप समझते हैं, कोई भी लेटर हो चाहे चेक हो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और गर्निश लेटर का काम क्या होता है कि यह जो आपका लेटर जो होता है यह एक तरीके से लीगल के रूप में काम करता है। अगर इस लीगल तरीके से शॉर्ट टर्म में आप पैसे को लेन देन के माध्यम से पूरा करते हैं या कहीं भी उस तरह का लीगल बना हुआ है लेटर, तो अगर उस हिसाब से काम नहीं होता है तो आप इसको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं इस लेटर के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न कर रहा है फ्लो ऑफ फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट, यानी कि फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इफेक्ट करता है आपके कौन से अकाउंट से, ट्रेड बैलेंस, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो एफडीआई जो होता है, एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, वो आपका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट को मतलब इफेक्ट करता है। एसएलआर, सीडबी और कर्ट्स यूपी का बात की गई है यहाँ पे। तो एसएलआर का आप तो जानते हैं कि यह क्रेडिट क्रिएशन जो होता है उसको क्रेडिट कंट्रोल के लिए काम करता है। तो सबसे पहले इसका क्रेडिट कंट्रोल खोज लीजिए कहाँ पे है। इस तरह से आगे हमारा क्रेडिट कंट्रोल, अगर किन्हीं ऑप्शन में हमारा एक या दो है तो वही हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अब और आगे भी देखेंगे तो सीडबी को तो हम लोग जानते हैं कि सीडबी का यही काम है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होता है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करना, फैसिलिटिंग करना। तो बी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे है, चौथे नंबर पे। और कर्ट्स यूपी, इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। अगर ये दो ऑप्शन आपको पता है तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते हैं। अब फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। मैच द फॉलोइंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात यहाँ पे हो रही है। तो नेशनल स्टॉक को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, यह प्रश्न एक एक करके हम जब दोनों मैचिंग का तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वह काम करता है, क्या करता है, फैसिलिटिंग देता है इन्वेस्टर वो एक्रॉस मतलब एक्रॉस जो मतलब इंडिया से बाहर यानी कि कंट्री से बाहर, नेशनल से बाहर, उसके लिए इन्वेस्टर को फैसिलिटिंग प्रोवाइड करता है इक्वल और एक्सेस। तो कंट्री के बाहर कराता है तो इसमें कहाँ से ऑप्शन देखिए तो हाँ यहाँ मिल गया, इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर अक्रॉस कंट्री। अक्रॉस कंट्री से हम इसको पकड़ लेंगे, पहला का दो। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी होता है जो डिपोजिटरी लिमिटेड के लिए इसका काम क्या है। तो ऑप्शन या लिस्ट दो में हम इसको देख लेंगे। तो पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनी शेयर से रिलेटेड है। अच्छा इसको हम छोड़ते हैं, सेबी का काम देख लेते हैं, सेबी से हम पकड़ लेंगे चीज़ों को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना इन्वेस्टर को। और एक बार इसको देख लेंगे, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैपिटल इशू कंट्रोल, स्केल न्यू अथॉरिटी ऑफ कैपिटल। सेबी का जो हमारा काम होता है, यह काम जो होता है ये पूरा पूरा कैपिटल इशू कंट्रोल करना होता है, कैपिटल इशू कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से मिला सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लेके चले आएंगे चौथी के पास में, यहाँ इसको सही कर सकते हैं। और सिक्योरिटी ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड आप देखेंगे तो बात होती है अधिकतर आपको सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट हाँ मिल गया यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट
इसी से हम पकड़ लेते, सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी से। इस तरह से हम लोग का अगर आंसर मिलाया जाए ऑप्शन के साथ में, तो ए का ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से तो दूसरा सही हो जा रहा है, और सभी को एक एक करके मैच कर लेंगे। हमको बहुत आगे तक जाना है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा हम कम ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एक्सक्लूड है, यानी कि ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेट बैंकिंग की, इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन डी से देखिए, इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट स्टेटमेंट देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का, ये भी दिया हुआ है। लेकिन कैश उसमें से कहाँ से निकाल लेंगे, तो यहीं हमारा ऑप्शन नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, यहीं पे सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर आपके पीपीटी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं हुआ है। लिखा हुआ है विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात किया गया है एनपीए के बारे में। तो हम आगे भी बात किए हुए थे कुछ क्वेश्चन में पहले, तो उसमें भी आप देखे होंगे कि बात किए थे कि स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट के बारे में। एनपीए में होता क्या है, एक कंपनी जो होती है वह कंपनी यानी बैंक, यहाँ पे बैंक का हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एसेट उसका 40% अगर लगता है कि हमको मिल जाएगी, तो उस सब स्टैंडर्ड एसेट में आती है, यहाँ पे जो दिया नहीं हुआ है। और वहीं जो 40% से ज़्यादा हो जाता है और 2 माह से ज़्यादा और 15% तक वो लॉसेस हो सकते हैं, तो उस सब स्टैंडर्ड में आ जाता है। और 12 माह से ज़्यादा, यानी कि 12 माह से ज़्यादा का मतलब हो गया 25% से 100% के बीच अगर आ जाता है तो डाउटफुल हो जाता है, और 100% अगर आ जाता है तो हो जाता है लॉस। डीएबुलेटेड करके कोई हमारे पास एसेट नहीं होता है, इसका ऑप्शन यहीं पे सही हो जाएगा। एनपीए, एनपीए के बारे में बताइए कि क्या आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो एनपीए क्या होता है कि 90 दिनों के बीच में अगर हम उसका लोन लिए हैं, ओवर ड्यू जो है, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट जो है उसको पूरा नहीं करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अकाउंट इज आउट द ऑर्डर मोर देन 90 डेज या 90 डेज इन केस ऑफ ओवर क्रेडिट, यानी कि अगर आप 90 दिनों के अंदर ओवर ड्यू को नहीं जमा करते हैं, तो ये भी वही हाल है। इंटरेस्ट के बाद था यहाँ पे कैश क्रेडिट के बाद है, ओवर ड्यू है तो नहीं कर सकते हैं, तो भी हो जाता है। और बिल जो आपके पास है उसको भी अगर आप 90 दिन से ज़्यादा में जमा नहीं करते हैं, तो ये भी एनपीए में आता है, यानी कि पूरा एनपीए हो जाएगा। टोटल ऑल दी एफ, इसमें जितने सारे ऑप्शन दिए हैं सभी सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। एसेशन दिया है द पेट्रोलियम ऑफ रूरल क्रेडिट इज नॉट प्राइमरी वन ऑफ द रूरल क्रेडिट, इट मे बी सेड टू बी वन रूरल माइंडेड क्रेडिट। द इंडियन इकोनॉमी हैज येट टू कम आउट ऑफ रूरल। देखिए रूरल माइंडेड की बात की गई है क्रेडिट की, और रूरल यहाँ पे मेंटलिटी के बारे में बात करी गई है। जो कि दूसरा जो ऑप्शन है आपको बोल रहा है आउट ऑफ रूरल मेंटलिटी, यानी कि मेंटलिटी इंडियन इकोनॉमी में जो है रूरल मेंटलिटी बहुत बाहर है, यह गलत है। उसको भी रूरल एरिया को भी रखा गया है, और यह जो है रूल वन, यानी कि उसमें से एक जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम क्रेडिट की बात आती है उसमें से एक है, तो ये सही है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा, पहला करेक्ट होगा और दूसरा आपका, पहला करेक्ट दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न को सही कर सकते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डेबिट कार्ड, बी में है क्रेडिट कार्ड, सी में है इलेक्ट्रॉनिक प्लस और डी में है चेक फंक्शन।
चेक का क्या फंक्शन होता है इसको हम जान लेंगे। डेबिट कार्ड का क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का क्या होता है। तो सबसे पहले है ऑनलाइन रिकवरी ऑफ अमाउंट, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक पर्स से हमारा काम है। ठीक है, सी का 2, अगर यहाँ पे सी का 2 कहीं मिल जाएगा तो आपका पहले ही यहाँ पे सही हो जाएगा। सी का 2 नहीं, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, इसको मिटाइए पहले। इसको मिटाना पड़ेगा, गलत हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा। सबसे पहले जो डेबिट कार्ड होता है उसका क्या होता है कि डेबिट कार्ड एक तरह का हमारा स्टोरेज होता है, जो एटीएम कार्ड हमारे पास होता है। तो सेवरल स्टोरेज, जो भी हम रुपये जमा किए रहते हैं उसमें से निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है जो हमारा पहला ऑप्शन जो है, इसको कलम से पहले उठाते हैं। पहला जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पे ई हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड जो है ऑनलाइन रिकवरी अमाउंट है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या पैसा नहीं भी है तो कुछ खरीद सकते हैं कि अपने कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स हमारा हो जाएगा क्रेडिट से रिवॉल्विंग क्रेडिट यहाँ पे। और चेक फंक्शन का क्या है, एक चेक तो आप जानते हैं, चेक देखे होंगे, पूरा का पूरा एक इमेज प्रोसेसिंग की तरह यूज किया जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी आपका सही होगा। इंडियन इकोनॉमी है इज क्लाउड द सर्विलाइजिंग इन द रिसेंट ग्लोबल रिसेशन ड्यू स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जो रिसेशन आते हैं, ग्लोबल रिसेंट जो रिसेशन आते हैं, उसमें सर्वाइव करना के लिए बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बताया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है इंडियन इकोनॉमी कंटेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी। वाह, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो देख लीजिए, नॉट एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग का चल रहा है 2013 ही चल रहा है, आगे देखते हैं। Most of the development banks in India has set up private commercial bank after the introducing of capital adequacy. Development bank in India have not adhered to their basic objection. Basic objection, पहला तो सही है, पहला प्राइवेट बैंक कमर्शियल बैंक के इंट्रोडक्शन के बाद गया था। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, पहला तो सही है। डेवलपमेंट बैंक इंडिया के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ ही आया था भाई, तो पहला तो गलत हो जाएगा। इसको नोट देके, नोट लगा के गलत कर दिया, नहीं तो सही था, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजरी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर, तो ये तो आरबीआई करता है, जो भी मैटर होता है आरबीआई लेके जाता है गवर्नमेंट के पास में। लेटर ऑफ रेफरेंस, सेल ऑफ गुड कॉइन्स, रीएक्रिंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट। अब इनके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किनके साथ मैच करना है। तो लेटर ऑफ रेफरेंस जो होता है हमारा एजेंसी फंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि लेटर ऑफ रेफरेंस हम आपको दिए तो उसके बेस पे आप हमको कुछ लोन प्रोवाइड करना हो या क्रेडिट से संबंधित कुछ काम हो, तो उसके लिए हम एजेंसी फंक्शन के लिए लेटर ऑफ रेफरेंस के लिए काम करते हैं। सेल ऑफ गुड कॉइन्स, यानी सोने की जो सेल किया जाता है, सोने का जो सिक्का होता है उसको सेल कौन करता है, तो आपको देखेंगे कौन करता है। एक बार बी, यानी सेल ऑफ गुड कॉइन्स, तो इसको नॉन बैंकिंग फंक्शन में रखा गया है, नॉन बैंकिंग फंक्शन में आता है, एक मेन फंक्शन में नहीं आता है।
और रेकरिंग अकाउंट का जो काम होता है यह एक तरह का रिसीव, जो डिपॉजिट होता है उसको मतलब जमा करना है। जो भी हमारा कैश जमा होता है वो रेकरिंग अकाउंट में होता है। और ओवरड्राफ्ट होता है कि आपके अकाउंट में रुपया नहीं है लेकिन आप रुपया लेते हैं, तो यह एक प्रकार का एडवांस लोन आपके ऊपर मिल जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा सही। Which of the following are include under रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक, यानी कि इनमें से कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन ऑफ बैंक, यानी फंक्शन ऑफ बैंक को कौन कौन से काम है इसमें, फंक्शन केवल फंक्शन बताना है। तो पेमेंट, चेक और बिल का करना बैंक का फंक्शन है। प्रोवाइडिंग रेमिटेंस फैसिलिटी ये भी बैंक का फंक्शन है। अंडरराइटिंग द सिक्योरिटी भी बैंक का फंक्शन है। एडवांसिंग क्लीन क्रेडिट एक बैंक का काम नहीं है। ये आपका काम कौन करता है, एजेंसी करती है, इसके लिए 2-3 सारी एजेंसी अलग अलग। उसके बाद अलाउइंग द ओवरड्राफ्ट ऑन करेंट अकाउंट के लिए ओवरड्राफ्ट अप्लाई करना ये भी बैंक का फंक्शन नहीं है। परचेज एंड सोशल सिक्योरिटी बैंक का काम आपका हो सकता है। इस तरह से 1, 2, 3 और 6 कहाँ है, 1, 2, 3 और 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉल मनी रेट इज अप्लीकेबल फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड टू, यानी कॉल मनी जो होता है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं वो, तो वह होता है इंटर बैंक एडवांस, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से जो बहुत शॉर्ट के लिए कैश लेती है और तुरंत कुछ ही टाइम में लौटा देती है, तो यह इंटर बैंक एडवांस होता है। यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में लेके अपना काम करना और फिर उसको वापस कर देना जल्दी। अब फिर एक और क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 का, जिसमें है बॉन्ड ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ट्रेजरी बिल्स, शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसको हम मैच करेंगे जो सिक्योरिटी के टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, नेम ऑफ सिक्योरिटी से टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। तो पहला है बॉन्ड ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक, तो ये तो पहला है हमारे सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जैसे काम करता है, ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा, पहला यही हो जाएगा। और ट्रेजरी बिल फर्स्ट ऑर्डर सिक्योरिटी, यानी कि जो ये ऑप्शन दिया गया सामने सामने दिया गया है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप पहले से आपको पता रहेगा तो थोड़ा सा भी सोल्व करने में समय नहीं लगता है, क्योंकि ये सामने सामने दिया है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी पर्सनल सिक्योरिटी की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके कंट्रोल एक्टिविटी क्या क्या है, और यह बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे तो आप देखिएगा तो लगभग सभी में है, कमर्शियल बैंक की बात हो, कोऑपरेटिव बैंक की बात हो, या फॉरेन बैंक की बात हो, रूरल बैंक की बात हो, उस सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा चौथा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी स्टैंडर्ड विच इन्वॉल्व करेंसी सर्कुलेशन, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वह कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन, यानी कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और सेंट्रल बैंक है कौन सा, तो सेंट्रल बैंक हम लोग आरबीआई को यहाँ पे मान के चलते हैं कि सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
लेकिन दूसरा क्या कर रहा है इसको भी हम जान लेते हैं। दूसरा कह रहा है द सेंट्रल बैंक इज ओनली ऑथोराइज एंटिटी टू दिस। ऐसा नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा, लेकिन पहला हमारा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए ना, पहला ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है ये हो रहा है, और दूसरा गलत हो रहा है, तो इसको हम ऑप्शन से मिलाएंगे। करेक्ट ए हो जाएगा, बट इनकरेक्ट टू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड अमंग द फॉलोइंग। बैंक रेट, क्रेडिट रेशनिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, सेलेक्ट क्रेडिट कंट्रोल और लिक्विडिटी रेशियो। हम पहले ही बात किए थे कि क्रेडिट कंट्रोल में दो तरह के मेथड आते हैं, पहला आता है क्वांटिटी और दूसरा आता है क्वालिटेटिव। यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई है, तो क्वांटिटी में हमारा बैंक रेट भी आता है और क्रेडिट रेशनिंग भी आता नहीं, क्रेडिट रेशनिंग आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कट कर दीजिए, एक आपका क्वालिटेटिव हो जाता है। बैंक रेट आपका हो जाएगा, अब देखिए जिसमें ऑप्शन ए, अब बैंक रेट हो वही सही होगा। अब देखिए एक में है, दो में है, तीन में, तीनों में है, बट बी में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बात की गई है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात की गई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है यह हमारा क्वांटिटी में काम करता है, और लगभग एक और ऑप्शन कटेगा, सिलेक्टिव कंट्रोल। हाँ सिलेक्टिव कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल जो होता है ये भी आपका नहीं होगा, ये आपका क्वालिटेटिव में आता है। और सभी के सभी आपको यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा आपको एक, एक दो तीन, चौथा। अब ऑप्शन देखेंगे जिसमें एक हो, तीन हो, एक हो, तीन हो, चार हो और छः हो, इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द फॉलोइंग एक्टिविटी आर मेनली रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें से कौन से फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एक्टिविटी जो है मेनली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। माइक्रो फाइनेंस, रूरल फाइनेंस, हेल्प, सेल्फ हेल्प फाइनेंस, कॉरपोरेटिव बैंक फाइनेंस, इन। तो चार ऑप्शन हुआ, तो इसमें से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इसमें ये नहीं आएगा, स्वयं सहायता जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं आएगा, तो इसको आप पहले काट दीजिए, ये तो होगा नहीं, इसको हटाइए। रिलेटेड टू मैच करने वाला शायद क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन नहीं है बाबू, इसको समझा कीजिए, समझा कीजिए। लैपटॉप चार्ज करने के लिए बोल रहा है, कोई नहीं अभी चार्ज लगाते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ से, इसको पहले क्लीन कीजिए। कह रहा है कि मेनली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, मेनली मतलब कि माइक्रो फाइनेंस के भी काम करता है, रूरल फाइनेंस के भी काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी काम करता है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी काम करता है। तो यह फंक्शन आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए भी नहीं देखेगा, रिजर्व बैंक भी नहीं देखेगा, ये नाबार्ड देखता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपके इसमें ऑप्शन डी में सही हो रहा है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पिन इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन होने, अब पिन, अब आप सोचते होंगे पिन क्या होता है, तो पिन कोड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यह आपके किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसी तरह पैन होता है, तो वो होता है परमानेंट, आपका अकाउंट नंबर होता है। आगे 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 जाना है, आगे आगे जाना है, क्या हुआ, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज ऑन
यानी कि रिजर्व बैंक जो था पहले नेशनलाइज नहीं था। यह कब नेशनलाइज हुआ? तो यह नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकृत हुआ 1 जनवरी 1949 को, जो कि ऑप्शन बी में है, बी में है। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरे 50 प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किए। थोड़े देर बाद फिर मिलते हैं आगे के प्रोसेस में।